कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। लास्ट टाइम पे जो हमने आर ओ की क्लासेस को शुरू किया था और हम लोग जो स्टार्टिंग कर रहे थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को हमने देखा था। पॉलिटी की ये जो क्लास है आर ओ की एक बहुत बेहतरीन टॉपिक आपका एंड हो गया। एंड मतलब हो जाएगा। कहाँ से शुरू किया था? संविधान को निर्माण मतलब संविधान का जो निर्माण हो रहा था, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो विभिन्न प्रकार के एक्ट लेके आए वहाँ से लेके कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के फीचर, और वहाँ से हम आज ये देखेंगे कि संविधान लागू कैसे हुआ। यहाँ पे पॉलिटी की क्लास कुछ दिनों के लिए स्टॉप रहेगी। अब क्या करेंगे, हिस्ट्री को पीछे से लेके आएंगे, यानी कहीं ना कहीं विज्ञापन, अब विज्ञापन थोड़ा सा विलंब होना तय है क्योंकि यूकेपीएससी के पास अब आपके वनडे एग्जाम आ गए हैं। वनडे एग्जाम कराएगा, लेकिन इतना भी विलंब नहीं होगा कि आपका विज्ञापन ही ना आए, क्योंकि अगर पटवारी, लेखपाल, वन आरक्षी या पुलिस आरक्षी जो भी एग्जाम है, ये जो डिपार्टमेंट है ये अपना काम करेंगे। आर ओ का विज्ञापन जो होगा वो उस डिपार्टमेंट में जो जरूरत होगी वो अपना काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो विज्ञप्ति नहीं आएगी। यूकेपीएससी हो सकता है 1 महीने डिले करे, 15 दिन डिले करे, 45 दिन डिले करे, बट उसका विज्ञापन आएगा ही आएगा, कंफर्म है 110%। ठीक है। राजस्व परिषद के भी उसमें पद जुड़ने वाले हैं और संभवतः 150 के पद के आसपास उसमें टोटल विज्ञापन आएगा। आप अपनी तैयारी को कंप्लीट रखें, बेहतर तरीके से आप तैयार रहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि हमारी तैयारी किस लेवल की है। हमें बाद में कास्ट न लगाना पड़े कि यार पढ़ लिया होता। एक मौका मिलेगा आपको बहुत जल्द, तो उसके 2-2.5 महीने के अंदर आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। प्री होने के बाद आप जो बच्चे हैं जितने भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें फिर छट जाते हैं। 3-3.5 हजार बच्चे रहेंगे मेंस के लिए, उन्हीं के साथ आपस में कॉम्पिटिशन होना है। तो पहला टारगेट उस बैरियर को क्रैक करना है जो हमारे प्रीलिम्स के लिए आएगा। ठीक है। तो आज हमारा अगला टॉपिक होगा संविधान सभा में विभिन्न प्रकार की समितियां बनाई थी। ठीक है। तो लिखो संविधान सभा की समितियां, यानी एक प्रकार की कॉन्स्टिट्यूशनल जो असेंबली थी उसकी जो कमेटी बनी थी। संविधान सभा की क्या पढ़ेंगे आप? समितियां पढ़ेंगे कि कौन कौन सी कमेटी बनी थी और ये समितियां क्यों बनाई थी। देखो कमेटी कहीं भी होती बच्चों, इसमें मेंबर होते हैं अलग अलग काम करने के लिए, क्योंकि संविधान लागू करवाना था, संविधान बना के तैयार करना था, तो एक ही इंसान नहीं कर सकता था। मैंने कहा था कि भारत के अलग अलग भागों से रिप्रेजेंटेटिव आए थे, हर वर्ग के, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, अभी के टाइम पे ओबीसी कह सकते हैं, महिलाएं हो, हिंदू मतलब आपके जो भारतीय ईसाई हो या फिर एंग्लो इंडियन हो, हर वर्ग का संविधान सभा में प्रतिनिधित्व था और हर वर्ग के लोग वहां पे बैठे थे। तो उन लोगों का एक बृहत स्तर पे जो मेंटल लेवल था, जो सोचने की उनकी शक्ति थी कि देखो कितनी मतलब बढ़िया विशेषता हमारे संविधान की। 1946 से लेकर 1949 तक 3 साल तक संविधान बनता गया और आज भी हम उसी संविधान के सहारे चल रहे हैं। सोच लीजिए उनके सोचने का दृष्टिकोण कितना ज्यादा अच्छा रहा होगा, जिसने आज से होने वाले 50, 70, 80 साल तक हम उसी संविधान के हिसाब से चल रहे हैं। और हाँ, ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो संविधान बनाया हम उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं, उसमें चेंजेस हो सकते हैं। इसीलिए हमारा संविधान कहा जाता है कि वो क्या है, अपने आप में नम्य और अनम्य का एक मिश्रण है, यानी फ्लेक्सिबल है बहुत ज्यादा हमारा संविधान और बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी है। कुछ ऐसे प्रावधान है कि सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो अपने मन से उस पर चेंजेस ना कर सके, इसलिए कुछ ऐसे प्रोविजन उसमें डाल दिए कि उसको चेंज करना ही पॉसिबल नहीं है। और कुछ ऐसे भी हैं जो समय के हिसाब से जो डिमांड होगी हमारे संविधान सभा में कि संविधान में कि यार समय की जरूरत ये है कि इस प्रकार के इसमें नए चेंजेस लाए जा सकते हैं, तो उसमें संशोधन करने का एक विकल्प क्या किया गया है, खोला गया है। ठीक है। तो यहां से क्या क्वेश्चन आता है, देखिए संविधान सभा में बच्चों विभिन्न प्रकार की समितियां बनाई थी, तो हमने मेन समितियां देखनी है। ठीक है। पहला लिख लीजिए आप, संघ शक्ति समिति। आपसे डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे। संघ शक्ति समिति, यानी संघ की जो शक्ति होगी, सेंटर के पास क्या पावर होगी उसको मतलब बताने के लिए, तथा जितने भी राज्य हैं यानी राज्यों को भारत में शामिल करने के लिए राज्यों से संबंधित समिति लिख लो, यानी राज्यों के लिए जो समिति बनी थी इसके चेयरपर्सन कौन थे? नेहरू जी थे। ठीक है। राज्यों के लिए समिति, राज्यों के लिए समिति, इसके जो चेयरपर्सन थे वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। तो पूरा लिख लीजिए, जवाहरलाल नेहरू जी। तो इसके अध्यक्ष कौन थे पूछेगा आपसे कि संविधान सभा में संघ शक्ति समिति, यानी जो संघ मतलब एक प्रकार का यूनियन होगा, उसकी पावर जो होगी उसके लिए जो कमेटी बनी थी, या जो अलग अलग स्टेट थे उनको भारत में शामिल करने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? नेहरू जी थे। पहला क्वेश्चन आपको ये पता होना चाहिए। यहीं पर दूसरा बनाया गया था जो प्रांतीय, यानी प्रांतों के लिए जो संविधान समिति थी। ठीक है। प्रांतीय संविधान समिति, प्रांत मतलब एक प्रकार के राज्य समझ के चलिए। ठीक है। प्रांतों हेतु जो संविधान समिति बनी थी,
प्रांतों के लिए जो काम करेगी, संघ के अलग अलग उस राज्यों के लिए राज्यों को क्या शक्तियां दी जाएंगी, साथ ही साथ मौलिक अधिकार प्लस अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति, ठीक है, क्या लिखोगे, प्लस मौलिक अधिकार प्लस अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी होंगे, ठीक है, अल्पसंख्यक परामर्श समिति, अल्पसंख्यक से परामर्श करेगी, उससे जो संबंधित समिति होगी। इन तीनों ही कमेटी के जो चेयरपर्सन थे वो कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। लिख दो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, संविधान सभा में प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार पटेल। संविधान सभा में मौलिक अधिकारों से संबंधित फंडामेंटल राइट्स से संबंधित समिति के चेयरपर्सन कौन थे, सरदार वल्लभ पटेल। या संविधान सभा में अल्पसंख्यक परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे, या मतलब जो कमेटी बनी थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। इसी प्रकार से एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी बनी थी, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, प्रारूप समिति, जो इन सभी कमेटी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। वो ड्राफ्टिंग कमेटी थी कि संविधान का ड्राफ्ट कैसा होगा, संविधान किस प्रकार से बनाया जाएगा, उसको बोला गया प्रारूप समिति। और इसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है। तो लिखो BR अंबेडकर, यानी भीमराव अंबेडकर जी क्या थे, प्रारूप समिति के चेयरपर्सन थे। इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। फोर्थ इसके बाद आता है बच्चों, प्रारूप समिति के बाद जो अगली कमेटी बनी थी वो बनी थी प्रक्रिया नियम समिति, ठीक है। क्या लिखोगे, प्रक्रिया, क्या प्रोसेस होगी, उसके लिए क्या नियम होंगे, प्रक्रिया नियम समिति। इस प्रक्रिया नियम समिति जो थी, इसके भी चेयरपर्सन जो बनाए गए थे वो बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, ठीक है। तो लिखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को इसका क्या बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था प्रक्रिया नियम समिति का, ठीक है। नेक्स्ट पांचवा आपने लिखना है संचालन समिति, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी पांचवा क्या लिखते हो, इसमें प्लस कर दो, प्लस संचालन समिति, दोनों एक ही हैं, ठीक है। संचालन, कैसे संचालन होगा इस संविधान का या संविधान सभा का, उससे संबंधित जो कमेटी बनी थी उसके अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है। ये एक ही हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि संघ शक्ति समिति और राज्यों के लिए जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे, नेहरू जी। प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकारों से संबंधित और अल्पसंख्यक परामर्श समिति को कौन थे, सरदार पटेल। प्रारूप समिति जो कि सबसे महत्वपूर्ण थी, भीमराव अंबेडकर जी। प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है। अब इन लोगों ने इसमें क्या किया था, जो अल्पसंख्यक और मौलिक अधिकार वाले हैं उनकी दो सब कमेटी बना दी, यानी एक मौलिक अधिकार उप समिति, यहां लिख रहा हूं मैं, ठीक है, जो पटेल जी वाले थे, यहां पर इसके दो सब कमेटी बना दी इनकी। एक बनाई मौलिक अधिकार उप समिति, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट उप समिति, एक ये बनाना है आपको। और सेकंड यहीं पर जो मैंने आपको बताया ना अल्पसंख्यक परामर्श समिति, इसकी भी एक उप समिति बनाएगी, यानी अल्पसंख्यक उप समिति, उसके अध्यक्ष बनाएंगे HC मुखर्जी जी, ठीक है। तो लिखो अल्पसंख्यक उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति, ठीक है। अब देखो जो मौलिक अधिकार उप समिति है इसके चेयरपर्सन बनाए गए थे JB कृपलानी जी, ठीक है, यानी JB कृपलानी बनाए गए थे और इसके बनाए गए थे HC मुखर्जी। लिखो इसको JB कृपलानी, JB कृपलानी, और जो इसके बनाए गए थे अल्पसंख्यक उप समिति वो बनाए गए थे HC मुखर्जी, HC मुखर्जी, ठीक है। इनके क्या बनाए गए थे, चेयरपर्सन बनाए गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। ये थी इसकी बच्चों बड़ी कमेटियां। बड़ी कमेटी एक ये होगी, ये दूसरा ये है, तीसरा प्रांतीय, चौथा मौलिक अधिकार, पांचवा अल्पसंख्यक, छठा प्रारूप समिति, सातवां प्रक्रिया और आठवां संचालन। ये इसके महत्वपूर्ण कमेटी थी, यानी जो समितियां बड़ी समितियां बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, उनकी संख्या जो थी 8 संख्या थी, ठीक है, यानी 8। इसके अलावा बहुत छोटी छोटी कमेटियां भी बनाई गई थी, हम उनको नहीं पढ़ेंगे, यानी फालतू के क्यों पढ़ने हैं, हमने छोटी छोटी जो एग्जाम में उतना आना ही नहीं है, तो हर प्रकार की समिति पढ़ के हम लोग करेंगे क्या, बताओ। यही हमारी आत्मा परमात्मा के पास चले जाए, इससे बेहतर है कि उतना पढ़ें जितना हमारे लिए जरूरी है। तो अल्पसंख्यकों के अलावा, यानी जो ये कमेटी बनी है, इसके अलावा कुछ अदर कमेटी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में बनाई गई थी, संविधान सभा में बनाई गई थी। उसमें से कुछ छोटी समितियां हैं जो आपको पता होनी चाहिए, यानी सबके सब नहीं, मैं कुछ कुछ की बात कर रहा हूं, ठीक है। यानी 2-4 कमेटी है, तो अदर लिख लो आप, अन्य महत्वपूर्ण समितियां, ठीक है। आप क्या लिखोगे, अन्य महत्वपूर्ण समितियां, यानी अदर, यानी कुछ महत्वपूर्ण समिति और थी जो छोटी छोटी समितियां थी। उसमें पहला लिखना आपको संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति, कि संविधान सभा के क्या कार्य होंगे, संविधान
सभा के कार्यों से संबंधित समिति के कार्य संबंधी, यानी हमारे संविधान सभा के जो कार्य संबंधी समिति होगी वो होंगे जी.वी. मावलंकर। ठीक है, जी.वी. मावलंकर। और ये जी.वी. मावलंकर जो थे वो हमारे पहले लोकसभा स्पीकरों में से भी एक थे, जी.वी. मावलंकर, आपको पता होगा। ठीक है, दूसरा आपने लिखना है कार्य संचालन समिति। क्या लिखोगे? कार्य संचालन समिति, कार्य संचालन समिति। ठीक है, इसके जो चेयरपर्सन बनाए गए थे, ये बनाए गए थे तो डॉक्टर के एम मुंशी जी को। ठीक है, डॉक्टर के एम मुंशी क्या बनाए गए थे? अपने आप में कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। तीसरा जो था राष्ट्र ध्वज संबंधी समिति बनाई गई थी। जो हमारा नेशनल फ्लैग है, राष्ट्र ध्वज संबंधी समिति, यानी हमारा जो नेशनल फ्लैग है इससे संबंधित जो कमेटी बनाई गई थी वो बनाई गई थी कौन? राष्ट्रीय ध्वज संबंधित तदर्थ समिति लिख लो, एडहॉक में जो बनाई गई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, संबंधित तदर्थ समिति कर दो, तदर्थ एडहॉक बोलते हैं इसको। ठीक है, समिति, ये बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को इसका क्या बनाया गया था? चेयरपर्सन बनाया गया था। और फोर्थ और फिफ्थ दो और लिखने आपको, ये आपके लिए काफी है। ठीक है, सदन समिति बनाई गई थी एक, कि जो संविधान सभा है जब सदन में काम करेगी या जब वो सदन के रूप में काम करेगी तो उसके चेयरपर्सन कौन होंगे? बी पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, बी पट्टाभी सीतारमैया, वी पट्टाभी सीतारमैया जी को क्या बनाया गया था? सदन समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। वी पट्टाभी सी बड़ा कर देना। ठीक है, सीता समिति बड़ी की मात्रा लगा देना, वी पट्टाभी सीतारमैया। और इसके अलावा एक लास्ट बनी थी वित्त एवं कर्मचारी समिति। ठीक है, फाइनेंस एंड स्टाफ कमिटी, वित्त एवं कर्मचारी समिति, तो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बस इतना आप लोग याद रखना। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली से संबंधित कोई कमेटी आएगी एग्जाम में तो आप इजीली उसको टिक मार दोगे। और इसमें क्वेश्चन इतना ही आता है कि इस समिति के चेयरपर्सन कौन थे, इसके अध्यक्ष कौन थे। जब आपने ये सब पढ़ा तो यहां पर आपको ये पता होना चाहिए प्रारूप समिति अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट थी। प्रारूप का मतलब ही वही होता है ना, ड्राफ्ट, जिसका मेन काम था प्रारूप बनाने का संविधान का, उससे संबंधित कमेटी आपको पता होनी चाहिए। इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल पता होना चाहिए। अगर कभी आपको ये पूछेगा संविधान सभा में प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब हुआ था, तो आपका आंसर सीधे आंसर होना चाहिए 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपसे यहीं पर क्वेश्चन पूछता है इसमें सदस्य कुल कितने थे, यानी अगर ये पूछेगा कि प्रारूप समिति के कुल कितने मेंबर थे, आपका आंसर होना चाहिए 7। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा प्रारूप समिति में अध्यक्ष कौन थे, तो आप सीधे सीधे बताओगे भीमराव अंबेडकर। ठीक है, BR अंबेडकर। और आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि प्रारूप समिति में इनमें से कौन सदस्य था या नहीं था, तो BR अंबेडकर तो पहले अध्यक्ष हो गए। इसके अलावा कितने? तो 7 थे, तो एक तो ये हो गए, 6 और सदस्य थे, उनके नाम आपको पता होने चाहिए। एग्जाम में पूछता है। एक लिखो N गोपालास्वामी अयंगर, पहला लिखो N गोपालास्वामी अयंगर, आयंगर पहले मेंबर ये थे। ठीक है, इसके अलावा सेकंड जो थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये इसके क्या थे? सेकंड मेंबर थे। इसी प्रकार से तीसरे थे डॉक्टर KM मुंशी, डॉक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, KM मुंशी। क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा में कौन मेंबर था, इनमें सॉरी ड्राफ्टिंग कमेटी में कौन था या कौन नहीं था, KM मुंशी। अगला लिखो सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ये भी क्या थे? इसके मेंबर थे। अब यहां पर थोड़ा सा टेक्निकल है। जो 2 मेंबर थे बच्चों, पहले कोई और थे, एक की मृत्यु हो गई थी और एक ने इस्तीफा दे दिया था, उनकी जगह कोई और आए। जो कोई और आए हम उनको याद रखेंगे, उसका नाम लिखो N माधवराव और TT कृष्णामाचारी। ठीक है, N माधवराव लिखो एक यहां पर, N माधवराव और दूसरा लिखो TT कृष्णामाचारी, TT कृष्णामाचारी।
मचारी, ठीक है। ये दो मेंबर आए थे। ये जो आए थे एन माधव राव, यहाँ पर एक सदस्य थे इसके प्रारूप समिति के, उनका नाम था बीएल मित्र, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, उनकी जगह आए थे। तो लिखो बीएल मित्र की जगह, बीएल मित्र की जगह, ठीक है। और इसी प्रकार से इसमें पहले एक और मेंबर हुआ करते थे टीटी कृष्णामाचारी की जगह, उनका जो नाम था वो था डीपी खेतान, उनकी मृत्यु के बाद ये आए थे, ठीक है। तो लिखो डीपी खेतान की जगह, खेतान की जगह, ठीक है, उनकी जगह ये आए थे। अब जबकि ये प्रारूप समिति थी, 29 अगस्त 1947 से इसने काम करना शुरू किया और उसके बाद पूरे संविधान का ड्राफ्ट यानी प्रारूप बना के संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में इनके द्वारा क्या किया गया था, पेश किया गया था, ठीक है। अब आपको ये रखना है प्रारूप समिति का पहला प्रकाशन कब हुआ, यानी इस कमेटी ने जो संविधान का प्रारूप बनाया, जो ड्राफ्ट बनाया कि हमारा संविधान किस तरीके का होना चाहिए, उसका पहला प्रारूप कब पेश हुआ ये लिखना है। देखो प्रारूप समिति का पहला प्रकाशन, प्रारूप समिति का पहला प्रकाशन, यानी इसको कब पब्लिश किया गया, जो प्रारूप समिति ने अपना दिया वो किया गया था फरवरी 1948 में, और दूसरा किया गया अक्टूबर 1948 में। पहला लिखो फरवरी 1948 में, और यहीं पर सेकंड लिखो, दूसरा जो हुआ था बच्चों अक्टूबर 1948 में। और ये क्यों किया था, लोगों से सुझाव मांगे गए कि क्या चेंजेस हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, बहस हुई, ये करो वो करो, तो एक प्रकार से प्रकाशन हुआ। फिर उसमें जो सुझाव या जो सजेशन मिले थे उसके बाद दोबारा उसका प्रकाशन किया गया अक्टूबर 1948 में, ठीक है। तो उसके बाद फाइनली हमारा संविधान जब प्रभाव में आया, तो लिखो संविधान का प्रभावमान है, यानी लागू वाली बात है, ठीक है, प्रभाव में आना। किस तरीके से हमारा संविधान प्रभाव में आया, आपको यह पता होना चाहिए कि जो संविधान का अंतिम प्रस्ताव संविधान में जो था, संविधान सभा में जो था बच्चों, वो अंतिम प्रारूप कब पेश हुआ, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। देखो यहीं पर लिखो संविधान सभा में अंतिम प्रारूप पेश, अंतिम बार संविधान सभा में अंतिम प्रारूप पेश कब हुआ, क्योंकि अंतिम प्रारूप पेश, ठीक है, जो संविधान सभा में था अंतिम बार जो प्रारूप पेश हुआ वो था 4 नवंबर 1948 को, ठीक है। देखो 4 नवंबर 1940, और किसने किया होगा, अंबेडकर जी ने, क्योंकि अंबेडकर जी ही क्या थे, संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा में अंतिम प्रारूप पेश कब किया गया था, 4 नवंबर 1948 को पेश किया गया था अंबेडकर जी के द्वारा। और जैसे ही अंबेडकर जी ने पेश किया तो संविधान का प्रारूप प्रस्ताव फाइनली क्या हो गया था, पेश हो गया। तो अगला लिखो संविधान का प्रारूप जो ड्राफ्ट था, प्रारूप जो प्रस्ताव था, वो पारित कब हुआ, पेश अलग है और पारित मतलब कि वो फाइनली क्या हो गया, निकल चुका है। तो 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। प्रस्ताव पारित कब हुआ पूछता है तो आप बताओगे 26 नवंबर 1949 को। और जिस दिन ये प्रारूप प्रस्ताव पारित हुआ उस दिन संविधान सभा में जो टोटल मेंबर थे बच्चों 248 सदस्यों ने इसमें क्या किया था, साइन किए थे। ब्रैकेट में लिखो 284 सदस्य हस्ताक्षर, सदस्य के इसमें क्या हुए थे, हस्ताक्षर हुए थे, यानी 284 सदस्यों ने इसमें क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। इसके बाद अगला देखना, जिस दिन अगर क्वेश्चन पूछता है कि जिस दिन संविधान का प्रारूप प्रस्ताव पारित हुआ, या ऐसे पूछेगा या ऐसे पूछेगा, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के प्रारूप पारित होने के दिन टोटल कितने सदस्यों ने उसमें भाग लिया, 284, कितने में से, 299 में से, ठीक है। ब्रैकेट में लिखो 299 में से, यानी 284 सदस्यों ने उसमें क्या किए थे, अपने आप में हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। जब ये हुआ इसी दिन संविधान की मतलब जो हमारा संविधान था वो बनकर तैयार हुआ था। तो अगर इसके बाद इसने प्रस्तावना को अपना वो किया तो एक क्वेश्चन आता है, संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कौन सी तिथि का उल्लेख किया गया, तो यहां पर लिखो संविधान की प्रस्तावना में तिथि, प्रियम्बल जो बोलते हैं, ठीक है, प्रस्तावना में तिथि, यानी संविधान की जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रियम्बल है उसमें कौन सी तिथि का उल्लेख है, 26 नवंबर 1949 को। वो क्यों है, क्योंकि अंतिम बार जो प्रारूप प्रस्ताव पेश किया इतने को किया, और यही संविधान सभा की इसके बाद क्या हुई थी, अपने आप में जो बैठक हुई थी, तो इसके बाद हमने जो प्रस्तावना उल्लेखित था, हमारा प्रस्तावना में किस तिथि का उल्लेख किया, 26 नवंबर 1949 की तिथि का उल्लेख किया, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारा संविधान उस दिन क्या हुआ था, बनकर तैयार हो गया था। अगला क्वेश्चन यहीं पर आपको पूछता है वो कि संविधान को जो अपनाया, लागू किया या स्वयं को संविधान सौंपा, तो नोट करके लिखो, नोट, भारत की जनता ने, पूरा लिखना, भारत की जनता ने कब संविधान को अपनाया,
कौमा संविधान को लागू किया और स्वयं को संविधान सौंपा। ठीक है, संविधान को अपनाया, लागू किया और संविधान को सौंपा, संविधान को सौंपा। वो वही तिथि थी 26 नवंबर 1949। ये वाला नहीं है, ठीक है, जो कंप्लीटली आप कहते हो कि संविधान कब लागू हुआ। ये भारत की जनता के लिए बात कर रहा है, ये कोई वो किताबी वाले मतलब जो ऑफिशियली है वो उसकी बात नहीं कर रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा टेक्निकल है, 26 नवंबर 1949 को। अब जब ये सब चीजें हुई तो फाइनली हमने क्या किया, 26 नवंबर 1949 को इसको अपना लिया। तो संविधान में अगला क्वेश्चन लिखो, 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में, को अपनाए गए संविधान में कुल अनुच्छेद कितने थे, यानी टोटल कितने आर्टिकल थे। ये थे बच्चों 295 अनुच्छेद, और अनुसूचियां जो थी, शेड्यूल अनुसूचियां, ये थी 8 अनुसूचियां थी उस टाइम पे। ठीक है, अगर कभी क्वेश्चन पूछता है कि 26 नवंबर 1949 को जिस दिन संविधान को अपनाया गया था, लागू नहीं कह रहा हूं, ठीक है, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे, 395, और कितने शेड्यूल थे, वो 8। अलग अलग चीजों में अलग अलग चीजें। ठीक है, यहीं पर एक क्वेश्चन आता है, संविधान का पिता, संविधान का पिता, या इसके अलावा दोनों चीज कहते हैं। ठीक है, आधुनिक मनु किसको कहा जाता है, आधुनिक मनु, आधुनिक मनु की संज्ञा किसको दी जाती है, ये दी जाती है BR अंबेडकर जी को। ठीक है, तो लिखो भीमराव अंबेडकर जी को क्या कहा जाता है, संविधान का पिता या आधुनिक मनु की संज्ञा किसको दी जाती है, भीमराव अंबेडकर जी को दी जाती है। अब लिखो अगला क्वेश्चन, संविधान की शुरुआत कब से हुई, कब से हमने फाइनली संविधान की शुरुआत की, जो हमने मानना शुरू किया। तो ये आएगा क्वेश्चन, तो आप बताओगे 26 जनवरी 1950, और इसी दिन को हम क्या हुए, गणतंत्र हुए। और अगर आपसे पूछता है गणतंत्र का क्या अर्थ होता है, गणतंत्र का मतलब हुआ जहां पर राष्ट्राध्यक्ष जो होगा वो निर्वाचित होगा, ना कि अपने आप पर वंशानुगत। तो इसके गणतंत्र के नीचे लिखो, राष्ट्राध्यक्ष जहां पर निर्वाचित होता है वो गणतंत्र होता है। हमारे देश में गणतंत्र है क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, वो कोई वंशानुगत नहीं होता कि राष्ट्रपति का बेटा फिर राष्ट्रपति बनेगा फिर उसका बेटा, ऐसा नहीं होता यहाँ। ठीक है, इसीलिए इसको गणतंत्र कहा गया। तो संविधान की शुरुआत 26 जनवरी 1950 से मानी जाती है। वो इस तिथि को क्यों चुना गया, वो इस तिथि को इसलिए चुना गया, इसके ब्रैकेट नीचे लिख दो, क्योंकि जब 26 जनवरी 1930 था तो पहली बार हमने पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था। ठीक है, पूर्ण स्वराज दिवस क्या किया था, हमने मनाया था। जब पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था हमने 26 जनवरी 1930 को, इसी के आधार पर 26 जनवरी की तिथि हमने सुनी। और ये पूर्ण स्वराज का संकल्प कि हम पूर्ण स्वराज मनाएंगे, ये कब पारित हुआ था, 1929 के लाहौर अधिवेशन में। लिखो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव, ये नेहरू जी जब अध्यक्ष थे, कब पारित हुआ था, 1929, किसके, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में लिखो। और इसके अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, नेहरू जी थे। अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ, तो 1929 में, और उसके अध्यक्ष कौन थे, नेहरू जी थे। इसी तिथि के आधार पर हमने प्रस्ताव पारित किया। तो अगले साल 26 जनवरी 1930 को हमने पूर्ण स्वराज दिवस मनाया, और इसी पूर्ण स्वराज दिवस की याद में हमने यहाँ पर जो संविधान लागू किया अपने 26 जनवरी 1950 से इसको लागू किया। ठीक है, अब आपको एक दो क्वेश्चन नोट करके लिखना है। पहला लिखो, संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्य किस प्रांत से थे। मैंने क्या कहा था, इसमें ब्रिटिश प्रांत भी थे, इसमें देशी रियासतें भी थी। तो सर्वाधिक सदस्य संविधान सभा में जो थे वो संयुक्त प्रांत से थे, और संयुक्त प्रांत वर्तमान यूपी वगैरह का इलाका कहलाता है। ठीक है, लिखो संविधान सभा में, संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्य, सर्वाधिक सदस्य ये कहां से थे, संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत से जो है सर्वाधिक सदस्य थे। वर्तमान यूपी का इलाका कहलाता, और यहां से जो संख्या थी इनकी वो थी बच्चों लगभग 55 के आसपास। ठीक है, ब्रैकेट में लिखो 55। और एक कब की बात है, जब हमारा दो अलग अलग संविधान, पाकिस्तान के लिए अलग बना था, अपना अलग बना था। ठीक है, तब की बात है जब 299 मेंबर रह गए थे। मैंने बताया था ना 299 रहे थे, बाद में पहले 389 थे। तो किस देशी रियासत के भी, अब ये प्रांत थे, ये कहां सर्वाधिक सदस्य, ये कहां की प्रांत की बात चल रही, जो राज्य होते हैं। ठीक है, अब लिखो संविधान सभा में किस देशी रियासत के सर्वाधिक सदस्य थे, संविधान सभा में किस देशी रियासत के सर्वाधिक सदस्य थे, किस देशी रियासत के सर्वाधिक सदस्य थे।
मैसूर के, सर्वाधिक सदस्य किसके थे? मैसूर के थे। ठीक है, और कितने मेंबर थे इसमें? 7 मेंबर थे सर्वाधिक सदस्य। ठीक है, अब 2-3 मैं आपको एक वो नोट करके लिखा रहा हूं। पहला लिखो, किसने संविधान सभा को, पूरा लिखना है। ठीक है, किसने संविधान सभा को एक दलीय देश का एक दलीय निकाय कहा? किसने संविधान सभा को एक दलीय देश का, एक दलीय देश का एक दलीय निकाय, एक दलीय देश का एक दलीय निकाय, यानी कहने का मतलब है कि इसमें एक ही दल का प्रभुत्व था, वो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो एक दलीय देश का एक दलीय निकाय, या लिखो कांग्रेस की सभा कहा, या क्या कहा उसने? या सभा ही कांग्रेस और कांग्रेसी सभा, या सभा ही यानी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। ठीक है, कांग्रेस है और कांग्रेसी सभा, और यह आलोचना हो रही है। ठीक है, कांग्रेस ही सभा। एक व्यक्ति थे, एक बहुत बड़े पॉलिटी मतलब वो थे जो इस पे विचार करते हैं। वो ये कहते थे कि जो संविधान सभा है उसमें एक ही दल का प्रतिनिधित्व है, यानी एक दलीय देश का, जिस देश में एक ही दल है उसी दल की निकाय है, या सभा ही कांग्रेस और कांग्रेसी सभा। ये कहा था बच्चों गैडविन ऑस्टिन ने। किसने कहा था? ये ऑस्टिन के द्वारा ये कहा गया था। ठीक है, ऑस्टिन लिखो, किसके द्वारा कहा गया था? ये ऑस्टिन के द्वारा इसको ये कहा गया था। दूसरा लिखो, किसने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा था? किसने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय, यानी हिंदुओं का निकाय कहा था संविधान सभा को? ये होती है, ये व्यक्ति थे लॉर्ड विस्काउंट। कौन थे? लॉर्ड विस्काउंट, लॉर्ड विस्काउंट। ठीक है, और अंतिम जो कोटेशन है देखो, किसने संविधान सभा को भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व कहा था? विंस्टन चर्चिल। ठीक है, किसने संविधान सभा को भारत के एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व, भारत के एक बड़े समुदाय का एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व कहा था? विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल जो थे उसने क्या कहा था? ये भारत के एक बड़े समुदाय का क्या है अपने आप में प्रतिनिधित्व है, ये इसने कहा था। ठीक है, ये आपका कंप्लीट होता है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वाला पोर्शन, यानी आपका एक बहुत बड़ा सेक्शन जहां से हमारा संविधान तक लागू होने के जो पोर्शन है, जहां से वनडे एग्जाम में फैक्ट पूछे जाते हैं आपके आरओ के लिए स्पेशली, तो वहां तक का आपका पोर्शन कंप्लीट हो गया। इतने पोर्शन को आप बहुत बेहतर तरीके से क्या रखना? तैयार रखना। और जब आप इसको तैयार रखोगे, हम हिस्ट्री की 2-3 क्लासेज जैसे ऋग्वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल, उसके बाद जैनिज्म और बौद्धिज्म, यानी कहीं ना कहीं जैन और बौद्धिज्म तक मैं आपको लेके आऊंगा, तब जाके हम इसको आगे को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हमारा पैरेलली दोनों की चीजें अगर चलती रहेंगी और सडनली अगर आरओ के अगर क्लासेज मतलब आपका नोटिफिकेशन आ जाता है तो हम उसको उसके बाद देखेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीजें समझ आई होंगी, आप लोग इस पर काम करेंगे और बहुत बेहतर तरीके से आप लोग इसको बनाएंगे, मैं उम्मीद करता हूं। फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले सेशन पे। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।